हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का एक बार फिर से इजी वे सेंटर पे स्वागत है। और बहुत ज़्यादा आप सब लोगों की डिमांड आ रही थी कि टेंथ का फर्स्ट चैप्टर करा दो। तो आज आपके लिए लेके आए हैं टेंथ क्लास का फर्स्ट चैप्टर, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले क्या है, आपको करना क्या है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और उस पर कमेंट करना है। अगर कहीं भी कोई भी चीज़ की परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, कुछ भी जो भी बोलना है बोल सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है ना। तो बस अब हम स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या है। तो क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं पहले पढ़ने से पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो संख्याएं सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं या संख्या। अब प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है, जो एक, दो, तीन, चार, पाँच और ऐसे आगे जो इन्फिनिटी तक चले। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बता देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। और इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या ये क्या होती हैं, जो इसमें जीरो भी सम्मिलित हो जाता है। जीरो, वन, टू, थ्री और फोर और एंड सो ऑन, जो कि इसको क्या बोलते हैं हम, होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, और इसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्णांक संख्या जो जीरो, -1, -2, -3 इन्फिनिटी तक जाए, और 1, 2, 3 और जो इन्फिनिटी तक। ठीक है, पूर्णांक के अंदर माइनस धनात्मक संख्याएं भी होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर, इंटीजर। ठीक है, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ संख्या है। अब मैं बताता हूँ, इसके बाद हम बताते हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, फिर बताएंगे वास्तविक संख्याएं। ठीक है ना, इसको नोट कर लो। ठीक है, तो अब हमारी क्या आती है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कौन सी होती है, परिमेय संख्या होती है जिसे p बाई संख्या, p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। वे सभी कैसी संख्या हैं, परिमेय संख्या है, जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके। जैसे जैसे क्या कहूँ मैं, जैसे मैं कह सकता हूँ क्या है, -3। -3 को लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे, -3/1 है ना, ये लिख सकता हूँ ना मैं। और क्या है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ 4, ये भी है, बिल्कुल है। ठीक है, और मैं क्या बोल सकता हूँ, 9/5। ठीक है ना, ये सारी क्या हैं, हमारी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अब जैसे अब क्या आती है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं, जो p बाई क्यू के रूप में ना लिखी जा सके, वे क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या। मैं इसके बारे में लिख देता हूँ, जो p बाई क्यू के रूप में ना लिखी जा सके, लिखी
जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण क्या है? √2, √3, पाई, ठीक है, और एक्सेट्रा। ये क्या है? सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अब हमने ये दोनों जान ली। अब जानेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो परिमेय और अपरिमेय के समूह को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या है कहते हैं। मैं इसको भी यही लिखवा देता हूँ, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कौन सी होती हैं? जो परिमेय और अपरिमेय के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, ये है हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपको बता दिया है कि सबके बारे में पता लग गया है, परिमेय अपरिमेय के बारे में भी, ठीक है, और वास्तविक संख्या के बारे में भी। ठीक है, तो क्या है? परिमेय और अपरिमेय के संख्याओं को, इस यहाँ पर थोड़ी करेक्शन है, क्या? अपरिमेय संख्याओं के समूह को, संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? यूक्लिड विभाजन परिमेय का। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि परिमेय क्या क्या होता है। परिमेय का कि ये एक ऐसा है कि एक सिद्ध किया हुआ कथन को और कोई अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? एक सिद्ध किया हुआ, मैं इसके बारे में लिख देता हूं कि एक सिद्ध किया हुआ कथन एक सिद्ध किया हुआ कथन को सिद्ध करने के लिए, ठीक है ना, कि एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और ये क्या करता है? एक अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिद्ध कथन होता है और अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो परिमेय का क्या है कि एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। अब देखिए, हम है ना काफी टाइम से सीखते आ रहे हैं और लेकिन कभी नोटिस नहीं किया होता है किसी चीज को। और हाँ, मैं इसको बता दूं, इसको लेमा भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, लेमा। कि देखिए, मान लीजिए आपको दे रखा है 31, जो कि किससे 31 और आपको दे रखा है 6। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 6 लेस, जो 6 है वो 31 से छोटा है। तो देखिए, अगर मैं इसको भाग करता हूं 31 को, ठीक है, तो ये क्या आएगा? 6 पंजे
30 और मेरा जो शेषफल बच गया वो कितना बच गया, 1 बच गया। तो यहाँ से क्या हमारा निकल के आता है, अगर मैं यदि मैं मान लूँ कि a बराबर BQ प्लस में r, अगर मैं इसकी फॉर्म में इसको पुट करूँ तो ये कुछ ऐसा ही होगा, 31 बराबर 6 गुना में 5 प्लस में 1, है ना, ये कुछ इसी तरह होगा। हम करते तो यही आते हैं लेकिन आज तक हमें इसके बारे में पता नहीं था। इसके बारे में एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ से निकल के क्या आती है कि जो r है हमारा, जैसे मैं क्या मान रहा हूँ, शेषफल मान रहा हूँ, जो शेषफल जो है वो कभी भी 0 के बराबर होगा, ठीक है, और किससे बड़ा नहीं होगा, b से बड़ा नहीं होगा। किससे बड़ा नहीं होगा, b हमारा यहाँ पर क्या है, भाजक है, ठीक है ना, और a हमारा यहाँ पर क्या है, भाज्य, ठीक है, और q हमारा यहाँ पर है भागफल, और जो 1 है वो हमारा यहाँ पर शेषफल, जैसे हम r कह रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट जबरदस्त, ये ध्यान में रखने वाला है कि जो r है वो कभी भी कैसा होगा, 0 के बराबर होगा या 0 से कैसा होगा, छोटा होगा, और b हमेशा कैसा होगा, r से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो ठीक है, क्या है, जहाँ 0 r से छोटा या बराबर होगा और r जो है वो b से हमेशा कैसा होगा, छोटा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा है, ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। और एल्गोरिथम क्या है, एक सुपरिभाषित चरणों में किया हुआ एक, जैसे इसी के जैसा है, चलो इसको करो फिर करवाता हूँ। तो देखिए मैंने लिख लिया टाइम बचाने के लिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है कि सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, ठीक है, जो एक अन्य प्रक्रिया को हल करने की विधि प्रदान करता है। जैसे कि मतलब क्या है कि ये एक चरणों में, कि कोई एक चरण, दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, ये ऐसे चरणों में एक विधि है जो हम क्या है उसको हल करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए हमें क्या दे रखा है कि C और D दे रखे हैं यहाँ पर, मान लीजिए C और D, ठीक है, ये दो पूर्णांक हैं, तो मैं इसको भाग कर रहा हूँ B से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा शेषफल, भागफल Q, और यहाँ क्या आएगा R, ठीक है, R मैंने R मान लिया। अब ये विधि, और मैं इसको कैसे करूँगा, सबसे पहले जो इसका जो पहला जो चरण होगा वो कैसा होगा, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके, ठीक है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का, ठीक है, इसका प्रयोग करके। तो ये क्या होगा, और ये काम हमें कब तक करना है, इसका जो दूसरा चरण है वो क्या कहता है, जब तक हमारा 0 ना आ जाए, शेषफल हमारा 0 ना आ जाए, तब तक हम इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते रहेंगे, ठीक है। और 0 आने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 0 आने पर हमें यहाँ से SCF मिल जाएगा, जिसे हम महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए अब अगर मेरा 0 नहीं आया तो इसी को प्रक्रिया को क्या करूँगा मैं, और आगे चलाऊंगा, ठीक है। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम, जो दूसरी, पहली क्या है यूक्लिड विभाजन परिमेय का, दूसरी जो यूज होती है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का ये मतलब होता है कि बार बार उसको चरणों में, जब तक हमारा 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आ जाएगा D, जो कि पहले क्या था, भाज्य था, ठीक है ना, अब क्या हो जाए, भाजक हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, Q1, और यहाँ पर क्या आ गया हमारा R1, और ये स्थिति ऐसे ही आगे चलती रहेगी जब तक हमारा 0 ना आ जाए, ठीक है ना। तो मैं इसके बारे में लिखवा देता हूँ। तो मैंने बताया ना कि ये 3 चरण हैं इसके, कि सबसे पहले क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का यूज करेंगे। उसके बाद क्या है, यदि R बराबर 0 है तो D पूर्णांक C और D का SCF है, ठीक है। और यदि R बराबर 0 नहीं है तो D और R के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करेंगे दोबारा से, ठीक है। और इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारा 0 ना आ जाए, ठीक है। तो यहीं पर यहाँ ये हमारा कंप्लीट होता है। अब एक एग्जांपल देता हूँ उसके थ्रू और अच्छे से समझ में आएगा।
तो पहला एग्जांपल क्या है कि 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभेदन एल्गोरिथम करके ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो क्या है यहाँ पर कि 12576 बड़ा है किससे, 4000 से, 4052 से। ठीक है, तो चलिए करते हैं। क्या होगा कि 12576 को भाग करते हैं हम किससे, 4052 से। तो ये कितने पे जाएगा, ये जाएगा देखो 4 निम 4 तिया 12, 12 और 52 तिया 156। तो ये कितने पे जाएगा, 12156 पे। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, 0, और यहाँ कितना बचा, 2, और यहाँ 4। ठीक है, कितना बच गया, 420। अब वापस क्या करेंगे, यहाँ पर उतार लेंगे 4052 को। ठीक है, तो ये कितने पे जाएगा, 4 निम 36 और 2 निम 18, तो कितना हो गया, 3780। 3780। तो ये कितना बचा, 2, और 15 में से 8 गए 7। ठीक है, और यहाँ पर 9 में से 7 गए 2, और यहाँ पर कितना बचा, 12। ठीक है, 1272। ये कुछ गड़बड़ हो गई क्या। ठीक है, कितना बचेगा, 2। अब क्या करूँगा, 420 को मैं यहाँ उतार लूँगा, तो ये कितने पे जाएगा, 1 पे, 272। ये कितना बचेगा, 8। ठीक है, यहाँ 8 बचा, और 11 में से 7 गए कितना बचा, 4, और 3 में से 2 गए 1, और उतार लूँगा कितना, 272। ठीक है, ये कितने जाएगा, 1 पे जाएगा, 148, और 12 में से 8 गए कितना बचा, 4, और 6 में से 4 गए 2, और ये कितना बचा, 124, और वापस 148। ये भी कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पर, 4, और यहाँ बचेगा 2, 24, वापस उतार लिया 124। तो 24 पंजे 120। ऊपर उतारता हूँ मैं, यहाँ पर दिखेगा नहीं, तो कितना आ गया, 24, 24, और कितना उतार लेंगे, ये उतर जाएगा 124। ठीक है, तो 24 पंजे 120। तो कितना बचेगा यहाँ पर, 4, और यहाँ आ जाएगा 24। ठीक है, और आपका 6 चौक 24 आ गया, आपका 0 आ गया। तो यहाँ पर हमारा जो एचसीएफ आया वो कितना आया, जो एचसीएफ आया वो हमारा 4 आया। ठीक है, तो अगर हाँ, अगर जैसे मैं इसको बोलूँ किसको, कि यूक्लिड, अभी हमें एल्गोरिथम से कर, अब हम परिमेय कैसे करेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेय का। ठीक है, तो क्या होगा कि 12576 बराबर कितना होगा, 4052 गुना में 3 और प्लस में 420। ठीक है, 420, और ये आर बराबर 0 के नहीं है। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करा था हमने, 4052 बराबर 420 गुना में 3 प्लस में कितना बचा था, 272, और ये भी आर बराबर 0 नहीं आया हमारा। उसके बाद क्या हो गया था, 420 बराबर कितना, 272 गुना में 1 और प्लस में कितना आया था, 148। ये भी
r बराबर 0 नहीं आया था। उसके बाद क्या था 272 किसके साथ 148 गुना में 1 और प्लस कितना आया हमारा, बचा कितना था हमारा 124। ये भी r बराबर 0 नहीं था। उसके बाद 148 बराबर 124 गुना में 1 और प्लस कितना बचा था 24। ये भी r बराबर 0 था, बराबर 0 के नहीं था। उसके बाद 124 क्या था 124 का कि 24 गुना में 5 और प्लस में कितना बचा था हमारा 4। ये भी r बराबर 0 दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद क्या था, ठीक है यहाँ दिखेगा नहीं, मैं यहाँ उतार रहा हूँ। क्या है उसके बाद हमारा है 24 बराबर कितना था 4 गुना में 6 और प्लस में 0, जो कि r बराबर 0 हमारा आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो HCF हमारा जो आया है वो क्या आया है हमारा 4 आया है। तो हम यहाँ कह सकते हैं यहाँ शेषफल कितना है हमारा 0। तो एग्जाम्पल हमारा दूसरा उदाहरण क्या है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक क्या है पूर्णांक है। तो देखिए इसको करते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको कि माना a एक विषम या धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। और b जो है हमारा वो कितना है, वो है हमारा 4, ठीक है। b हमारा 4 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि 4AQ। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं जो r के जो संभव मान होंगे वो क्या हो सकते हैं, 0 होगा, 1, 2 और या 3, ठीक है। यही हो सकता है क्योंकि हमने क्या पढ़ा था जो r है वो 0 से छोटा या बराबर होगा और b से छोटा होगा, हमेशा ये पढ़ा था हमने, जो कि यही है, ठीक है। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा अगर हम देखें तो क्या आएगा हमारा, जो a के जो संभव मान होंगे वो देख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा जो a के संभव मान होंगे, a के संभव मान क्या होंगे, वो होंगे हमारे 4q, ठीक है, 4q + 1, 4q + 2, 4q + 3। तो ये जो है a के संभव मान होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज है, उसने बोला था कि धनात्मक विषम पूर्णांक। अब यहाँ पर अगर हम इसको ले लें, क्या किसको, 4q बराबर जो कि क्या है 2q और 4q + 2 जो कि क्या है 2q + 1। ये कैसे हैं, ये है सम, धनात्मक सम पूर्णांक है, ठीक है। तो ये तो इसमें यहाँ पर क्यों है, क्योंकि यहाँ दो कैसे है, दो एक गुणनखंड है, दो क्या है अपने आप से क्या है वो विभाजित है, क्योंकि दोनों दो यहाँ से विभाजित है इसलिए। और होगा क्या, जो विषम होंगे वो क्या हो जाएंगे, 4q + 1 होगा और 4q + 3 होगा, ठीक है ना। इसको मैं लिखवा देता हूँ। तो मैंने बताया ना कि क्या होगा कि क्योंकि a एक विषम पूर्णांक है
तो इसलिए यहाँ क्या है 4q या 4q+2 के का रूप का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों 2 से विभाजित हैं और कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+n या 4q+3 के रूप का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1। ठीक है, उसको कंप्लीट करेंगे आज। तो प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है और एचसीएफ हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका कि 225 बड़ा है 135 से। ठीक है, तो करते हैं 135 और 225 को भाग करते हैं, कितना निकल के आता है? तो ये कितने में जाएगा? 1 पे 0 और यहाँ कितना बचेगा? 12 में से 3 गए 9 और यहाँ 0, तो कितना बच गया? 90 और उतार लिया 135। ठीक है, और ये दोबारा जाएगा 90 पे, ये कितना बचेगा? 5 और 4। ठीक है, और 45 दूना 90, ये आ गया हमारा 0। तो ठीक है, शेषफल यहाँ पर 0 है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा 135 और 225 का कितना? 43। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट क्या है? 196 और 38 220। ठीक है, ये किस पे जाएगा? 1 पे, ये कितना बचेगा? 12 में से 6 गए 6 और 17 में से 9 गए तो 8 और 2 में से 1 गया 1। ठीक है, और उतार लिया हमने कितना? 2। तो कितने पे जाएगा ये? 196, ये जाएगा 9 पे, और कितना होगा ये? 1700, एक मिनट चेक करके देख लेता हूँ। 9 6 54, 9 81 और 9 एकम 9 4 6, तो ये जाएगा 1764 पे। ठीक है ना, 1764 पे। तो ये कितना बचेगा? 12 में से 4 गए 8 और यहाँ कितना बचा? 15, और 15 में से 6 गए, कितना बचेगा? ठीक है, तो 12 में से 4 गए तो कितना बचा? 8 और 15 में से 6 गए 9, यहाँ कितना बचा? 17, 0 हो गया। उतार लेंगे कितनी? 0। ठीक है, तो ये कितने पे जाएगा? पूरा ये जाएगा 5 पे। 196 पंजे 980। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर 0 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो एचसीएफ हो जाएगा किसका? 138 और 220 और 196 का जो एचसीएफ है वो कितना है? 196। ठीक है, अब तीसरे को भी कर लेते हैं। क्या है? 255 और कितना दे रखा है? 867। ठीक है, 255 और 867, ये कितने पे जाएगा? 2 तिया 6 और 55, 5 तिया 15 और कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 3 पे जाएगा तो 765। ठीक है, 7 में से 5 गया 2 बचा और 6 में से 6 गया 0, यहाँ बच गया 1। उतार लिया कितना? 255। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा? ये कितने पे जाएगा? 2 पे, तो 204, यहाँ कितना बचा? 1 5 51 और उतार लिया 102। ठीक है, तो 51 दूना 102 और ये हमारा आ गया 0। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी क्या हो गया? जो एचसीएफ आया वो 868 और 255
का जो SCF आया है वो आया है हमारा कितना, 51। ठीक है, ये आंसर हो गए तीनों के। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, और जहां कोई q कैसा है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो हमने इसको अभी उसमें भी किया था, उदाहरण में भी किया था, उसी के जैसा ही है। चलो करके देखते हैं क्या है। कि सबसे पहले क्या होगा कि माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है तथा b जो है वो क्या है, 6 है। ठीक है, b जो है 6 है। तो क्या होगा, 6 a और q r। तो यहाँ पर r के जो संभव जो मान होंगे वो कितना होंगे, जो शेषफल होगा वो कितना होगा, 0 1 2 3 4 या फिर 5, ये हो सकते हैं। तो यहाँ से फिर हम क्या निकाल सकते हैं, जो a के जो संभव मान है वो निकाल सकते हैं। तो a के जो संभव मान होंगे वो क्या होंगे, a के संभव मान क्या हो सकते हैं, वो होते हैं 6q और 6q+1, 6q+2 और 6q+3 और 6q+4, 6q+5 के हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं। ठीक है, ये हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर एक चीज ये आती है फिर वही दोबारा कि जो हमने जब निकाला था कि क्योंकि a एक क्या है यहाँ पर विषम पूर्णांक है। ठीक है, क्योंकि a एक विषम पूर्णांक है तो इसलिए क्या हो सकता है कि इसलिए फिर 6q और 6q+2 और 6q+4 ये कैसे हैं, ये नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर 2 कैसा है, 2 से विभाजित है ये, है ना, 2 से यहाँ पर ये विभाजित है और ये इनके रूप का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तीनों 2 से विभाजित हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी धनात्मक पूर्णांक क्या है, 4q+1 और 4q+3 और 4q+5 के रूप का हो सकता है। ठीक है, ये है। और अगर मैं इनके गुणनखंड अगर बताऊं तो क्या होंगे, जैसे कि 6q बराबर क्या हो जाएगा, 2 3q और 6q+2 2 3q+1 और 6q+4 तो क्या हो जाएगा 2 3q+2। ठीक है, ये होंगे। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि किसी परेड में 216 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है,
दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि माना स्तंभों की अधिकतम संख्या वो क्या होगी हमारी, HCF होगा। और HCF किसका होगा हमारा 616 और 32 का। ठीक है, यही होगा। तो हम अब यहाँ पर क्या इस HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 616 और कितना दे रखा था 32, ये कितने पे जाएगा 1 पे। ठीक है, तो 11 में से 2 गया कितना बचा 9 और 5 में से 3 गया कितना बचा 29 और उतार दिया हमने कितना 6। ठीक है, ये कितने पे जाएगा अब 3 3 9 3 चौक 12 3 सत्ते 21 और ये कितने पे ये जाएगा हमारा 9 पे 32 निम्मे 288। तो कितना बचेगा 16 में से 8 गया 8 और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 8 में से 8 गया 0। ठीक है, तो कितना उतारेंगे 32, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 चौक 32, तो यहाँ आ गया 0। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ शेषफल जो है हमारा क्या है 0 है। ठीक है, और जो भाजक होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, भाजक हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, या मैं बोलूँ इसकी HCF। ठीक है, HCF कितना है 8 है। तो स्तंभों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी 8 होगी। स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। ठीक है, 8 है। तो यहाँ पर हमारा ये थर्ड क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन। वो ठीक जो मैंने उदाहरण कराया था, उदाहरण के बाद इसमें सेकंड क्वेश्चन कराया था। ठीक है, ठीक वैसे ही है। तो उसको कराने की मैं ज़रूरत नहीं है, वो आप कर लोगे इन दोनों से। बाकी ये है अगर जिसको ज़रूरत है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF डाल दूंगा और PDF में आपको कैसे मिलेगी, हर एक का आंसर मिलेगा। वहाँ पर जो है क्वेश्चन नहीं मिला होगा, आपको क्वेश्चन नहीं दिखेगा, वहाँ पर सारे आंसर लिखे हुए हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना। बाकी ये पता लग जाएगा कौन सा क्वेश्चन किसका आंसर है, इस चीज़ के बारे में होगा। और वहाँ पर कुछ उदाहरण भी होंगे, तो वहाँ जाके आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करके वहाँ से जो क्वेश्चन जैसे 2 मैं बता रहा हूँ तो वो भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर अब हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। अब हम जो नेक्स्ट है हमारा कुछ अंक गणित है, जो टॉपिक हमारा वो पढ़ेंगे और 1.2 स्टार्ट करेंगे जल्दी से, जितना भी जल्दी होगा मैं कोशिश कर रहा हूँ। और बस आप लोगों का अब यही है, लास्ट काम क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। और अगर चैनल में नए हैं, कोई आपका दोस्त है, फ्रेंड है, या दूसरे स्कूल में पढ़ता है, या फिर उससे आपका कोई भी घर के पास है, तो उसको भी बताएं इस चीज़ के बारे में। और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है ना। तो इसी के साथ साथ चलते हैं, फिर कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।